मैक्सिमम पार्ट हम लोग पिछले क्लास में कवर कर लिए थे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का, है ना। अल्फा ग्लाइकोसाइड्स, अल्फा अगर यूज करेंगे तो अल्फा ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, बीटा अगर यूज करेंगे तो हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, है ना। अल्फा और बीटा एनोमेरिक कार्बन पे एच और ओएच का पोजीशन को देखकर बताया जाता है। एच ऊपर है, ओएच नीचे है तो अल्फा, एच अगर नीचे है, ओएच अगर ऊपर है तो वो बीटा कहलाएगा। अगर ग्लाइकोसाइड बना रहे हैं तो हम लोग किसी अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, तो जो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वो OH OR में कन्वर्ट हो जाता है। इट बिकम्स असीटल और कीटल। देयरफॉर द रिंग कैन नॉट ओपन, देयरफॉर दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ म्यूटा रोटेशन प्रोसेस। हाँ, एक और चीज, ग्लूकोज डज नॉट शो DNP टेस्ट ऑल्सो। ग्लूकोज का टेस्ट जहां पे लिखा रहे थे ना बिल्कुल शुरू में, वहां एक और पॉइंट लिख लेना, ग्लूकोज डज नॉट शो DNP टेस्ट ऑल्सो। ग्लूकोज डज नॉट शो DNP टेस्ट ऑल्सो। DNPH टेस्ट जानते हो क्या होता है? कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ऑरेंज कलर का सॉलिड मिलता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हुए भी ये DNP टेस्ट शो नहीं करता है। ग्लूकोज डज नॉट शो DNPH टेस्ट। ग्लूकोज डज नॉट शो DNPH टेस्ट। ओके, अगला टर्म लिखो, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स, reducing and non-reducing sugars, reducing and non-reducing sugar, those sugar which can oxidize itself, those sugar which can oxidize itself, those sugar which can oxidize itself, thereby reduces other, are called reducing sugars. Those sugar which can oxidize itself, thereby reduces other, which oxidizes itself and reduces other, are called reducing sugars, ध्यान रहे, aldehyde group can very easily gets oxidized into acid. अल्डिहाइड ग्रुप वेरी इजिली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। इसलिए वो अल्डिहाइड का हम लोग टेस्ट भी पढ़े थे, कितना टॉलेंस, फेलिंग, शेप्स, जितने भी टेस्ट थे वो सब अल्डिहाइड के लिए था, कीटोन के लिए नहीं था। कीटोन डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजिली। अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजिली। सो दोज शुगर विच हैज CHO ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, जैसे कि ग्लूकोज, definitely it will become a reducing sugar. It will be called as a reducing sugar. जिस शुगर में, जिस कार्बोहाइड्रेट में CHO फ्री कंडीशन में है या मिल सकता है, तो CHO अगर आ गया तो CHO आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग ये भी जानते हैं कि ओपन चेन फॉर्म बहुत ही कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम क्वांटिटी तो हेमी असिटल, हेमी कीटल फॉर्म। तो हमें यह भी पता है कि हेमी असिटल, अगर हेमी असिटल या हेमी कीटल फॉर्म अगर है, हेमी असिटल या हेमी कीटल फॉर्म है, तो वाटर में लेते ही वो ब्रेक कर जाएगा और CHO जनरेट हो जाएगा, ओपन तो होगा ही होगा। हेमी असिटल या हेमी कीटल आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ 4 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो अगर किसी शुगर, कोई भी शुगर साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसके एनोमेरिक कार्बन पे हेमी असिटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन है, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दे देगा? CHO दे देगा, और CHO बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है और डेफिनेटली इट कैन रिड्यूस अदर। समझ में आ रहा है? इन जनरल all monosaccharides are reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugar. जैसे मान लो कि उसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा है, CHO नीचे है, CH2OH, यहां पर है मान ले HOH का होल N। नो डाउट तुम इसका साइक्लिक फॉर्म भी बनाओगे तो हम हेमी असिटल ही मिलेगा। तो हेमी असिटल वाला फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इस पे CHO है जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिड में, इसलिए ऐसे शुगर क्या कहलाएंगे?
reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugar. Now, a very important fact. Aldoses are reducing in nature. Aldoses are reducing in nature. Reducing sugar होता है क्योंकि aldoses भले ही हेमी एसिटल हेमी कीटल फॉर्म में, aldoses हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो रिंग आराम से आसानी से टूट भी सकता है. टूट जाने के बाद अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा. ये बात समझ में. कीटोज के बारे में सोचो. जैसे मान लो तुमको बोले CH2OH, यहां पे C डबल बॉन्डेड O, यहां पे HOH का होल N और यहां रहता है CH2OH. कीटोसिस. तो कीटोसिस जब साइक्लाइज करेगा तो हमें मिलेगा हेमीकीटल. नो डाउट हेमीकीटल अनस्टेबल होता है, वाटर में आते ही उसका भी रिंग ओपन होगा, लेकिन हमें तो मिलेगा कीटोन, और कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज होता नहीं. तो सर आपने कैसे बोल दिया कि सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग इन नेचर होते? कीटोन तो आसानी से ऑक्सीडाइज होता नहीं. कीटोन अगर आसानी से ऑक्सीडाइज अगर नहीं होता है तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा. इंपॉर्टेंट यही चीज है. कोई भी कीटोज हो उसका जनरल स्ट्रक्चर ये होता है. कोई भी कीटोज अंडरगोज डबल टॉटोमेरिज्म. कीटोज अंडरगोज डबल टॉटोमेरिज्म. कीटोजेस अंडरगोज डबल टॉटोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल मान लें हम फ्रुक्टोज लेके चले. फ्रुक्टोज का क्या स्ट्रक्चर था? CH2OH, C डबल बॉन्डेड O, लास्ट में CH2OH, यहां पे OHH, HOH, HOH. यही था फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर. फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर था, बताए थे पिछले क्लास में, जो 5 मेंबर का रिंग बनाता है. फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाता है, पायरानोज नहीं बनाता, ये भी बताए थे. अगर ये हेमीकीटल फॉर्म में था, ओपन हुआ, लेकिन मिला क्या मेरे को? कीटोन. और कीटोन हम लोग जानते हैं कि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज. देन हाउ इट बिहेव्स लाइक अ रिड्यूसिंग शुगर? बाय अंडरगोइंग डबल टॉटोमेरिज्म. देखो डबल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है. रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम विथ. कीटोन के हिसाब से ये कार्बन अल्फा कार्बन का H आएगा ऑक्सीजन के पास, पाई बॉन्ड चला जाएगा इधर. CHOH डबल बॉन्डेड COH, और बाकी जो था जैसे था वैसे ही लिख लो. पहला टॉटोमेरिज्म हुआ. उसके बाद फिर एक और स्टेप टॉटोमेरिज्म का. पाई बॉन्ड इधर से इधर आएगा, H इधर से इधर जाएगा, और अल्टीमेटली ऊपर क्या बन जाएगा? CHO, CHOH, बाकी CH2OH, और जैसे था वैसे ही. So ketosis basically converts itself into aldoses by undergoing double tautomerism process. अब इसमें CHO आ गया, therefore reducing. So in general, all aldoses and all ketoses are reducing sugar. They can oxidize itself and therefore they can reduce other. Whether it is aldose, हेमी एसिटल है तो वो भी रिंग खुलेगा, OH और OR है तो वो भी रिंग खुलेगा. हेमी कीटल है तब भी वो खुलेगा. हेमी एसिटल सीधे अल्डिहाइड दे देगा, सारे अल्डोजेस रिड्यूसिंग होते. हेमी कीटल नो डाउट कीटोन देगा, लेकिन कीटोन फिर डबल टॉटोमेरिज्म करके अल्डिहाइड जनरेट कर देता है, और अल्डिहाइड जनरेट करने के बाद वो रिड्यूसिंग इन नेचर हो जाता है. देयरफॉर इन जनरल ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स. अगला टाइप का सवाल जो इसमें फ्रेम होता है कार्बोहाइड्रेट में, 4-5 कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल आपको दे देगा, बिल्कुल रिंग वाले फॉर्म में देगा. ओपन चेन में तो कोई भी आसानी से देख ले. रिंग वाले फॉर्म में देगा, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर देगा. 4 दे दिया, पूछेगा विच ऑफ देम आर रिड्यूसिंग, विच ऑफ देम आर नॉन रिड्यूसिंग. तो वैसे सवालों में आपको क्या चेक करना है? तो आपको अच्छे से पता है कि एनोमेरिक कार्बन तो पहचानने आता है ना.
ये वाला एनोमेरिक कार्बन जिसके साथ इधर एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, और अगर इस कार्बन पे तुमको OH दिख गया, अगर ये एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH दिख गया और OR भी दिख गया, ये रिंग ओपन होगा। साथ में भी ध्यान रखना, यहां पे एक H है, या यहां पे हो सकता है कि CH2OH हो, कोई मतलब नहीं। OH और O दिख गया मतलब हेमी असिटल या हेमिकीटल, ये रिंग खुलेगा तो या अल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। चाहे अल्डिहाइड बने या कीटोन बने, रिड्यूसिंग इन नेचर। जनरली एनोमेरिक कार्बन पे H और OH तुमको दिखेगा। H और OH अगर दिख गया और वहीं पे OR भी दिख गया, रिंग ओपन होगा, अल्डिहाइड, इट विल बी रिड्यूसिंग। तो यही चेक करना पड़ता है, विच ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर, फाइंड आउट। तो आपको सिर्फ हेमी असिटल हेमिकीटल कार्बन को खोजना है। मिल गया तो रिड्यूसिंग, नहीं मिला तो नॉन रिड्यूसिंग। अब बताओ, क्या ग्लाइकोसाइड्स रिड्यूसिंग होते? आर ग्लाइकोसाइड्स रिड्यूसिंग शुगर? आर ग्लाइकोसाइड्स रिड्यूसिंग शुगर? नो सर। व्हाई नॉट सर? द रिंग विल नेवर गेट ओपन, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे OR और OR है, इट इज अ कीटल और असिटल। द रिंग विल नॉट गेट ओपन इन हाइड्रोलिसिस इन वाटर, देयरफॉर ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। सेंटेंस में लिख लेना, ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। यही हम बताए थे और भी कि ग्लाइकोसाइड डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन शो करने का भी यही कंडीशन है, रिंग ओपन होगा तो म्यूटा रोटेशन होगा, रिंग ओपन ही नहीं हुआ तो म्यूटा रोटेशन नहीं होगा। रिंग ओपन हुआ तो रिड्यूसिंग होगा, रिंग ओपन नहीं हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। इवन कीटोजेस लाइक फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, किसमें? नहीं, देखो, इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक कीटोज है, ये अल्डोज है, दोनों इक्वली स्टेबल है। ये प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में एनर्जी लेवल सेम है, तभी तो रिवर्सिबल है। इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का, अगर ये रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट अगर कर सकता है, तो पूरा का पूरा डिराइव आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन। Disaccharide formation. They form due to carbon 1, carbon 4 glycoside linkage formation। अब बताएंगे कार्बन 1 और कार्बन 4 प्राइम क्या है। एक रिंग का कार्बन 1 और दूसरे रिंग का, जब दो रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, इफ दे गेट लिंक्ड टुगेदर बाय सम बॉन्ड, दो यूनिट मिलके एक यूनिट बन गया, उसे डाइसैकेराइड कहेंगे। हाइड्रोलिसिस करते ही वो दोनों यूनिट अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने से दो यूनिट मिले वो डाइसैकेराइड है। तो जरूर उसमें दो यूनिट पहले से जुड़े हुए होंगे ना आपस में। वो जुड़ने का तरीका क्या है? ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। जो ग्लाइकोसाइड हमने बताया था ना मैकेनिज्म, बिल्कुल उसी तरीके से ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। अब हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे डाइसैकेराइड। ओके, जैसे पहला एग्जांपल, ये एक ग्लूकोज का यूनिट है, ग्लूकोज यूनिट OH। यहां पे क्या रहता है ग्लूकोज में? OH। यहां ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर CH2OH। इसका नाम क्या बोलोगे? इट इज अल्फा और बीटा ग्लूकोज। इट इज अल्फा और बीटा ग्लूकोज।
एनोमेरिक कार्बन किधर? कार्बन पे OH, कार्बन पे OR, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे। कैसा ग्लूकोज है ये? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज पहला रिंग का, इसी को हम बोल रहे कार्बन 1। अब ठीक इसी के सामने हम एक और ग्लूकोज का यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं। एक और ग्लूकोज का यूनिट ड्रॉ कर रहे सेम OHH, यहां नीचे OH, ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर CH2OH, ये भी हो गया बीटा ग्लूकोज। ये इसका कार्बन 1 प्राइम, माने सेकेंड रिंग के लिए हम प्राइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन 1 प्राइम, कार्बन 2 प्राइम, कार्बन 3 प्राइम, कार्बन 4 प्राइम पे OH, इसका OH ऊपर, इसका OH नीचे, दोनों पास पास आ गए। समझ में आ रहा? शॉर्टकट क्या बताए थे? वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकालोगे तो यहां पर एक लिंकेज बन जाएगा। कैसा लिंकेज बन जाएगा? कुछ ऐसा लिंकेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब दो यूनिट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़ जाते हैं, देन इट बिकम्स अ डाइसैकेराइड, एंड दिस कॉमन डाइसैकेराइड इज कॉल्ड सेलोबायोस। नाम के साथ याद रखना है। What is cellobiose? It is a disaccharide made up of beta D glucose units. Okay, no doubt this is a glycosidic linkage. This is a glycosidic linkage. लेकिन इसका भी हम नाम देंगे। कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? इट इज अ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देख, ये कार्बन 4 प्राइम जो है वो एनोमेरिक नहीं है। यहां पे OH नीचे, ऊपर से हम लोग अल्फा बीटा नहीं बोलते, लेकिन ये तो एनोमेरिक था। ये तो एनोमेरिक था। ऑक्सीजन ऊपर दिख रहा है, H नीचे दिख रहा है। ऑक्सीजन ऊपर क्यों दिख रहा है? बीटा। इसे बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलोबायोस इज मेड अप ऑफ बीटा D ग्लूकोज विथ अ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, विथ अ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, with beta glycosidic linkage, that is called cellobiose. Now second question, is it a reducing sugar? Is it a reducing sugar? Is it a reducing sugar? अगर हम इसको पानी में घोल दें तो reducing sugar की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? ये वाले पोजीशन के वजह से। देख, यहां तो असिटल बन गया, OR OR। ये रिंग ओपन नहीं होगा इसका किसी हालत में, लेकिन ये वाला रिंग तो ओपन हो सकता है। जब ये रिंग ओपन होगा तो हमको क्या मिलने वाला है? यहां पे अल्डिहाइड, और ये रिंग ओपन होगा, अल्डिहाइड मिलेगा। देयरफॉर इट इज अ reducing sugar. The second example, very common. Let us take now H ऊपर, OH नीचे। अभी भी ग्लूकोज ही ले रहे, लेकिन कैसा ग्लूकोज ले लिए? अब अल्फा D ग्लूकोज ले रहे। यहां OH नीचे, यहां OH ऊपर, यहां OH नीचे, यहां पे CH2OH ऊपर। ये अल्फा ग्लूकोज का यूनिट है। जब दो अल्फा ग्लूकोज का यूनिट आ जाए आसपास, HOH, OH, ऊपर OH, नीचे OH, CH2OH, अगेन इट इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 4 प्राइम। ये दोनों OH आसपास आए और यहां से हम क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हम एलिमिनेट करेंगे तो यहां का जो लिंकेज होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वी टाइप का। दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज। जब दो अल्फा ग्लूकोज के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, इस लिंकेज को क्या नाम देंगे? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। Then altogether it will be called as a disaccharide, and this is a very common disaccharide which is called as maltose. Again, is it a reducing sugar? Is it a reducing sugar? Yes, it is a reducing sugar because of this hemiacetal carbon.
It is a reducing sugar because it has a hemiacetal carbon. Third, तीसरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरे में भी हम लोग ले रहे हैं एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, OH ऊपर, H नीचे, OH नीचे, OH ऊपर, इधर भी OH ऊपर और इधर CH2OH ऊपर। इसको क्या कहते हैं? क्या ये ग्लूकोज है? क्या ये ग्लूकोज है? ग्लूकोज है? नहीं है। ये रिंग और ये रिंग आपस में एपीमर है, यहां पे चेंज हो गया। खैर, दिस इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कैसा गैलेक्टोज? OH ऊपर, H नीचे। इट इज बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, OH OH नीचे, OH ऊपर, यहां OH नीचे, CH2OH ऊपर, यह ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज है। कार्बन 1 और इसका कार्बन 4, यहां से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। तो इन दोनों में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखो, ऐसा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा जो कि कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। जब एक यूनिट गैलेक्टोज का है और दूसरा यूनिट ग्लूकोज का है, तो दोनों मिलकर जो डाइसैकराइड बनाता है उसे हम लोग कहते हैं लैक्टोज। Lactose, again presence of hemiacetal carbon, therefore it is also a reducing sugar. Reducing sugar. चौथा, very important, one glucose unit, HOH, OH नीचे, OH इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर CH2OH ऊपर। तो ये जो यूनिट है वो है बीटा डी, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट। और इसी के सामने मैं 5 का रिंग बना रहा हूं। जो पिछले क्लास में मैंने बनाया था, यहां OH ऊपर, CH2OH नीचे। जरा दिखाना फ्रुक्टोज का जो बनाए थे पिछले क्लास में। 5 मेंबर का रिंग। हाँ, यहां पे OH ऊपर है, इधर OH नीचे है, यहां पे CH2OH ऊपर है। ये फ्रुक्टोज था। सिंस OH इस पे ऊपर की ओर है, इट इज बीटा, टर्मिनल CH2 ऊपर की ओर है, डी फ्रुक्टोज। ध्यान रखना ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, बिकॉज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हैपेंस बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 1 प्राइम। एनोमेरिक कार्बन, इसका भी ये एनोमेरिक कार्बन है। और इन दोनों OH के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो ये दोनों कार्बन के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा इस तरीके से। अब चूंकि ये भी एनोमेरिक है, यहां भी एनोमेरिक है, तो दोनों लिंकेज को हम इंडिविजुअली नाम देंगे। इसके हिसाब से ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक, और इसके हिसाब से ये कहलाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक। दोनों लिंकेज हम लोग बोल सकते हैं। ग्लूकोज के हिसाब से इट फॉर्म्स अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, और फ्रुक्टोज के हिसाब से बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड ओवरऑल दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज अ डाइसैकराइड which is called as sucrose. We all know that sucrose का हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो सुक्रोज बना रहता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज से और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज से, और दोनों लिंक
और ये स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में हो जाता है। यहां C1 C4 वाला रूल फॉलो नहीं है। C1 एंड C1 प्राइम इट हैज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक एज वेल एज बीटा ग्लाइकोसाइडिक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर? इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर? किसी भी कार्बन पे हेमी टाइप का दिख रहा है, हेमी असिटल से मान लें यहां पे दिखा OR, बाकी और जगह मिलेगा ही नहीं। इस कार्बन की देखें तो OR, हेमी असिटल गायब। जब हेमी असिटल कार्बन है ही नहीं, सो डेफिनेटली रिमेंबर दैट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Sucrose is a non-reducing sugar. When sucrose is hydrolyzed, H plus water, it breaks into glucose unit plus fructose unit. Glucose unit plus fructose unit. जब शुरू में प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किए थे तो प्लस 66 डिग्री का रोटेशन मिला था। जब सुक्रोज था सिर्फ प्योर सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन इज प्लस 66 डिग्री, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक कर गया, तो जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किए तो मेरे को मिला माइनस 22 डिग्री। द नेचर ऑफ द रोटेशन इज चेंजिंग फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। देयरफॉर सुक्रोज इज ऑल्सो टर्म्ड एज invert sugar. Why sucrose is called invert sugar? Because on hydrolysis the nature of rotation of the plane polarized light changes. Inversion of cane sugar जो बोलते हैं हम लोग। और यही रोटेशन का डिग्री में जो चेंज आता है उससे हम लोग इसका काइनेटिक्स को स्टडी कर लेते। एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आया होगा जब सोल्यूशन 0 डिग्री शो किया होगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, तो एक ना एक वक्त पे ये इनएक्टिव जरूर बना होगा, तब वो नेगेटिव में गया होगा। अरे यार पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही बनता है। पॉलीसैकेराइड में दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। पॉलीसैकेराइड में आप पहला एग्जांपल याद रखिएगा, दैट इज स्टार्च। जब 200 से लेकर 1000 तक, इट कैन बी 200 to 1000 monosaccharide, they are linked together by glycosidic linkage. Such kind of the polymers will be called as polysaccharide. स्टार्च के बारे में दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यहां भी OH लगा दिए, यहां पे CH2OH लगा दिए, और ऐसे समझना कि इसके बगल में हम एक और अल्फा डी ग्लूकोज लगाए। अल्फा डी ग्लूकोज HOH, इधर OH, ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर CH2OH। Starch is a polysaccharide polymer of alpha D glucose, and all the units are linked by alpha glycosidic linkage। तो आप ऐसे समझना कि इसका कार्बन 1 है और इसका कार्बन 4 है। कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में लिंकेज है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको हम बोल रहे कार्बन 1 कार्बन 4 प्राइम लिंकेज। उसी तरीके से ये भी लिंक्ड होगा कुछ ऐसे, हम डॉट 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 बना दे रहे।
और उसी तरीके से ये वाला OH भी ऐसे करके लिंक्ड होगा, तो इधर भी हम डॉट 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 बना दे रहे हैं. So it is a very high polymer of alpha D glucose. पहला property, it is made up of D glucose units and it has a alpha glycosidic linkage. Alpha glycosidic linkage. Now, starch is a cross-linked type polymer. Starch is a cross-linked type polymer. Starch is a cross-linked type polymer. ऐसे समझना कि जब ये अल्फा डी का यूनिट जो है, अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट जब एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे तो कुछ ऐसा लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा बहुत लंबा. उसी के बाद तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये दूसरा लीनियर स्ट्रक्चर है, ये है तीसरा लीनियर स्ट्रक्चर, और ये सारे लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बिल्कुल लिंक्ड है. क्रॉस लिंक्ड क्या होता है? जब ये भी आपस में ऐसे जुड़ जाएं, ये भी आपस में ऐसे जुड़ जाएं, ये भी ऐसे आपस में जुड़ जाएं, ये भी ऐसे आपस में जुड़ जाएं, ये लीनियर स्ट्रक्चर और ये लीनियर स्ट्रक्चर भी आपस में जुड़े हुए हैं. दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड. अब देख, ये जो क्रॉस लिंकिंग होता है ना, ये होता है कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में. ऐसे समझना, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी लीनियर स्ट्रक्चर होगा. ये अगर 1 नंबर कार्बन 2 3 4 1 2 सॉरी 2 3 4 5, ये वाला कार्बन है 6. इसका जो OH है ना, वो कार्बन 1 वाले का OH के साथ ऊपर भी तो होगा एक ऐसा ही लीनियर स्ट्रक्चर. इन दोनों के बीच में हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज कार्बन 1 कार्बन 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. कार्बन 1 कार्बन 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तब जाके क्रॉस लिंक्ड टाइप पॉलीमर होता है, तब जाके क्रॉस लिंक्ड टाइप. ऐसे समझना, तुम्हारे ट्यूटोरियल शीट में भी ऐसे समझाया हुआ है. ग्लूकोज जुड़ा हुआ है दूसरे ग्लूकोज के साथ, फिर जुड़ा हुआ है तीसरे ग्लूकोज के साथ, फिर वैसे ही यहां मान ले ग्लूकोज है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, फिर ग्लूकोज के साथ, इधर भी ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है, और बीच में ये ग्लूकोज भी आपस में जुड़े हुए. कार्बन 1 कार्बन 6 एंड दिस इज बेसिकली कार्बन 1 कार्बन 4. कार्बन 1 कार्बन 6 कार्बन 1 कार्बन 4. Starch is not a one compound. Basically, it is made up of 2 components. Starch is not a one compound, but it is actually made up of 2 components. Starch is not a one compound, but actually it is made up of 2 components. Water soluble component. Water soluble component. ब्रैकेट में लिख लेना 20%. Water soluble component. वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो कि 20% होता है, और उसे हम लोग कहते हैं अमाइलोज. इट इज कॉल्ड अमाइलोज. एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो कि 80% होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन. वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन. जैसे स्टार्च को कोल्ड वाटर में ले लो और विग्रेसली शेक कर लो तो 2 भाग में बढ़ जाता है, 20% और 80% भाग में. 20% वाटर सॉल्युबल हो जाता है और 80% वाटर इनसॉल्युबल होता है. सॉल्युबल वाले को अमाइलोज कहते हैं और इनसॉल्युबल वाले को हम लोग कहते हैं अमाइलोपेक्टिन. बेसिकली तुम अगर स्ट्रक्चर को अगर देखोगे ना, जब इसे कोल्ड वाटर के साथ विग्रेसली शेक कर दिया गया तो अमाइलोज मतलब वो लीनियर पॉलीमर सेपरेट हो जाता है, क्रॉस लिंक टूट गया, सिर्फ लीनियर वाला बिल्कुल सेपरेट होके आएगा तो वो कहलाएगा अमाइलोज. और ऐसे अगर टूटा मतलब क्रॉस लिंक्ड टाइप का, छोटे छोटे भाग में टूट गए लेकिन क्रॉस लिंक्ड भी है, हाईली ब्रांच्ड भी है, वो पार्ट कहलाता है अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, लेकिन अमाइलोज लीनियर होता है.
तो ये दो इंफॉर्मेशन स्टार्च के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। और अगला पॉलीसैकेराइड, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर इमेजिन करना, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है और इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया और बिल्कुल लीनियर पॉलीमर, कोई क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नहीं, सेल्यूलोज। इट इज कॉल्ड सेल्यूलोज, is called cellulose. And remember, starch and cellulose polysaccharides are always non-reducing. Polysaccharides are always non-reducing. Polysaccharides are always non-reducing. Some important reactions. पहला रिएक्शन ऑफ किसका? ग्लूकोज का। सिर्फ ग्लूकोज का ही हम लोग रिएक्शन देखेंगे, उसको एनालाइज आप कर लेना। ग्लूकोज CHO CH2OH HOH OHH HOH HOH when it is treated with Br2 water. Br2 water is a mild oxidizing agent. Br2 वाटर क्या करता है कि सिर्फ CHO को कन्वर्ट करता है COOH में और बाकी सब चीज सेम रहता। HOH OHH HOH HOH glucose gets converted into gluconic acid Br2 वाटर के साथ। लेकिन यही ग्लूकोज को अगर आप HNO3 के साथ अगर ट्रीट कर दें, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it converts the CHO into COOH as well as 1 डिग्री का अल्कोहल जो टर्मिनल उसको भी COOH में, बाकी जैसे था वैसे ही HOH OHH HOH HOH। यह प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। सेकेंड रिएक्शन, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, से ग्लूकोज, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, HCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। साइनाइड का अल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं पढ़े हो क्या? साइनोहाइड्रीन बनता है, पढ़े हो ना? CN माइनस अटैक मारा, यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ऑक्सीजन का नेगेटिव जो है HCN से H+ गेन कर लेगा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा CN CH2OH, बाकी HOH होल N तो था ही, और अभी अभी एक H और OH भी क्रिएट हुआ है उस कार्बन पे जो अल्डिहाइड वाला कार्बन था। समझ में आ रहा? और उसके बाद जब हम लोग स्टीफेंस रिडक्शन कर देते, SnCl2HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, SnCl2HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। तो स्टीफेंस रिडक्शन क्या करता है? साइनाइड को, स्टीफेंस रिडक्शन क्या करता? साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता रहे अल्टीमेट आदमी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम लोग
कार्बोहाइड्रेट का लेंथ बढ़ाते, जो HOH N था अब वो HOH N+1 हो गया, फिर तैयार हो गया, फिर इसके बाद फिर वही स्टेप को रिपीट मारो, एक और HOH बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तीसरा रिएक्शन CHO CH2OH, लेट अस टेक ग्लूकोज, लेट अस टेक ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को जब आप HiO4 के साथ हीट करते हो, रिएक्शन पढ़े हो? पर आयोडिक क्लीवेज पढ़ा? पर आयोडिक क्लीवेज, यस सर। क्या होगा प्रोडक्ट? पर आयोडिक क्लीवेज कहां टूटता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अ सिन विसिनल डायोल। याद है? अगल बगल, जैसे ये मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे देख लें कि CH2 पे OH था, बॉन्डेड टू CHOH, 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 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहां है 6ठा कार्बन। यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ना। वो तो फिशर बनाए हुए हैं, चलो ऐसे ही होगा ग्लूकोज ना। HiO4, कार्बोनिल OH का बॉन्ड टूटेगा, OH का भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। याद आ गया रिएक्शन? बॉन्ड तोड़ो और कार्बन को OH प्रोवाइड करो, दैट वाज द शॉर्टकट। हालांकि मैकेनिज्म भी बताए थे साइक्लिक। शॉर्टकट क्या बताए थे? कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। जैसे ये बॉन्ड तोड़े, यहां एक OH प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे ही OH प्रोवाइड करेंगे इट विल बिकम HC डबल बॉन्डेड OOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक? अब जब ये तोड़े हो तो इस कार्बन को भी OH मिलेगा, इधर तोड़े हो तो इस कार्बन को भी OH मिलेगा, लेकिन एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, ये बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्डेड O, तो इट विल बिकम HC डबल बॉन्डेड OOH, मतलब दूसरा मोल मिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, विल गेट 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब ये लास्ट वाला देख, जैसे ही यहां पे OH दोगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करोगे, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्डेड OH, दैट मीन्स 1 मोल फॉर्मिक एसिड। ग्लूकोज का HiO4, ग्लूकोज का पर आयोडिक क्लीवेज 5 मोल फॉर्मिक एसिड देता है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड। क्या? बीच में एक CH2 आ गया, नो रिएक्शन नहीं, लेकिन अगर मान लें यहां बीच में CH2 आ गया तो ये दोनों को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इधर तो तोड़ेंगे ही ना। हाईली एक्सपेक्टेड रिएक्शन इन IIT JEE, अभी तक आया नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आता ही नहीं है। ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, CHO मान ले, C डबल बॉन्डेड OH, नीचे लिख दिए R, HOH का होल N, और यहां पे एक H और OH को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है? एक टिपिकल सा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ऐसे समझना, टिपिकल सा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। 1 mole of the carbohydrate molecule is it basically treated with 3 moles of phenyl hydrazine.
Phenyl hydrazine. What is phenyl hydrazine? pH NH bonded to NH2. 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम लोग ट्रीट करते। मैकेनिज्म भी देख ही लो इसका। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी देख लो। नाइट्रोजन का लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो C पे क्या बन जाएगा? C पे बनेगा एक O माइनस, एक H था ही, साथ में आके नाइट्रोजन जुड़ा है, NH, PH, और बाकी जैसे था वैसे ही। जैसे मान लो यहां पे हम लिख दिए HOH और इधर हम लिख दिए HOH का होल N। एक यहां से H प्लस निकलेगा और वही H प्लस यहां पे गेन हो जाएगा, तो इट विल बिकम OH। लेकिन ये भी पढ़े हो आप कि एक ही कार्बन पे एक OH और एक NH2 भी अनस्टेबल होता है कि नहीं? जैसे ये H नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? H बॉन्डिंग, सॉरी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन करेगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इसके साथ कर लेगा H बॉन्डिंग, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। तो क्विकली वन वाटर मॉलिक्यूल विल गेट एलिमिनेटेड, माइनस ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है CH डबल बॉन्डेड N NH PH बॉन्डेड टू R HOH का होल N, और यहां भी लिखे HOH। पहला मोल फिनाइल हाइड्राजीन का इस्तेमाल हो गया। दूसरे स्टेप में होता है टॉटोमेरिज्म। यहां पे एक कार्बन के पास H है, ये डबल बॉन्डेड N है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे जाएगा। टॉटोमेरिज्म प्रोसेस, इट विल बिकम CH सिंगल बॉन्डेड NH NH PH डबल बॉन्ड COH, बाकी जो था वो था ही, बस ऊपर का ही देखते जाओ। क्लियर? ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके इस कार्बन पे आएगा। लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में CH पे माइनस NH NH PH, और ये बन गया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव, बाकी जो चीज थे वैसे ही थे। ये नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, इतना पार्ट निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। PH NH माइनस निकला, PH NH माइनस यहीं से क्या लेकर निकलेगा? H प्लस, PH NH माइनस निकल के ले गया H प्लस। अल्टीमेटली दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस ऑफ PH NH2 हम लिख दिए, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्डेड NH देन C डबल बॉन्डेड O, बाकी जो चीज था वो सही का वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन PH NH NH2, सेकेंड मोल ऑफ PH NH NH2, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसी कार्बन पर अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट किए, तो ये बन गया CH पे NH माइनस बॉन्डेड टू NH2 पॉजिटिव, NH PH, यहां पर C डबल बॉन्डेड हो, बाकी जैसे था वैसे ही। H प्लस निकलेगा, H प्लस का गेन, तो ये बन जाएगा NH2। कार्बन पे 2 NH2 भी अनस्टेबल, हीटिंग के बाद ये NH2 और एक H अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से CH डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू NH PH मिला, और यहां पर C डबल बॉन्डेड O, बाकी जो चीज था वैसे का वैसे ही। कितना मोल का इस्तेमाल किए हम लोग? 2 मोल का इस्तेमाल हो गया ना? ठीक है, एक लास्ट 3 मोल। सेकेंड मोल का यूज हो चुका है, थर्ड मोल ऑफ अगेन PH NH NH2, नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस पे करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या कहां पे करेगा? C डबल बॉन्डेड N ज्यादा पोलर है कि C डबल बॉन्डेड O ज्यादा पोलर है? फिर मैकेनिज्म है ना यार, ये हम करा रहे अपना इच्छा से। मेरा इच्छा चलता तो एक अलग बात होती।
कार्बन पे ऊपर CH डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू NHPH, ये हो गया O-, इसी कार्बन से आकर जुड़ा है NH2 पॉजिटिव, NHPH बाकी जैसे था वैसे ही, H+ निकला, H+ का गेन, ये बन गया OH। लेकिन एक ही कार्बन पे OH और NH क्या होते हैं? अनस्टेबल। OH और H यहां से निकल जाएगा एंड द फॉर्म ऑफ वाटर। द फाइनल आंसर इज CH डबल बॉन्डेड N NHPH, नीचे आए तो C डबल बॉन्डेड N NHPH, और बाकी जो चीज था नीचे क्या था? HOH का होल N बोले थे और R बोले थे शुरू में। समझ में आ रहा है? इतने चीज बचा हुआ था ना। अब देखो ऐसे इस रिएक्शन को आप ऐसे देखना कि अल्डिहाइड वाला कार्बन और एक नीचे CHOH, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन यहां जाकर रुक जाता है। तुम बोलते कि सर जैसे यहां पर आपने ये बनाया, ये वाला बनाए, कीटोन बना, कीटोन के बाद ऊपर अटैक करके फिर ये बनाए, तो फिर डबल बॉन्डेड N बन गया, तो फिर नीचे वाला CHOH पे भी तो जाना चाहिए था रिएक्शन। नीचे वाला CHOH पे भी तो जाना चाहिए था रिएक्शन, लेकिन नीचे वाले CHOH पे रिएक्शन नहीं जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओसाजोन। और नीचे वाले HOH पे रिएक्शन क्यों नहीं जाता वो भी हम तुमको बताएंगे। देख, जब रिएक्शन शुरू हुआ कीटोन के साथ, तो ये नीचे वाला HOH पार्टिसिपेट किया है ना यार। देखते यार, टॉटमराइज हुआ, फिर अपने आप को कीटोन में चेंज किया, पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो जिस तरीके से अब ये कीटोन पे अटैक हुआ, तो सेम चीज कीटोन नीचे वाला CHOH पे हम लोग टॉटमराइज करके तीसरे नंबर पे जा सकते थे कि नहीं? लेकिन रिएक्शन नहीं जाता है। कारण, दिस ओसाजोन फॉर्म्स 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब देखो 6 मेंबर्ड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग क्या है? R, यहीं पे HOH का होल N था, R C डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू N H PH, ये वाला पार्ट देख, ये वाला C डबल बॉन्डेड N NH PH, और इसी कार्बन पे क्या था? CH डबल बॉन्डेड N NH PH, और इसमें हो जाता है H बॉन्डिंग। C पे डबल बॉन्डेड NHPH, C डबल बॉन्डेड N NHPH, उसी कार्बन पे CH डबल बॉन्डेड N NHPH, है कि नहीं? तो इतने पार्ट में हो जाता है 6 मेंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। Therefore the reaction does not go further। तो सवाल पूछ सकता है कि हम 3 मोल लिए, अरे तुम 6 मोल ले लो फिनाइल हाइड्रोजन शुरू में, तो क्या रिएक्शन 2 नंबर कार्बन के बाद नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 नंबर कार्बन तक आते आते 6 नंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बना लेता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस कार्बोहाइड्रेट का ये वाला पार्ट आइडेंटिकल हो, विल गिव द सेम ओसाजोन। लाइक सपोज ऐसे, पहले देख लो उसके बाद ही कॉपी करना। हम एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे लिख रहे, चलो यहां पे हम लिख दे रहे अलग से। ये देखना, तुम्हें पता है कि ग्लूकोज होता है CHO, CH2OH, HOH, OHH, HOH, HOH, ये ग्लूकोज होता। CHO, CH2OH, इधर भी OH और H कर दिए, OH और H, H और OH, H और OH, इस मॉलिक्यूल गैलेक्टोज। ग्लूकोज का ओसाजोन और गैलेक्टोज का ओसाजोन क्या डिफरेंट होगा? सोच कर देख, ग्लूकोज का ओसाजोन और गैलेक्टोज का ओसाजोन क्या डिफरेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का इतना पार्ट ऊपर के 2 कार्बन को छोड़कर बाकी तीसरे कार्बन से बिल्कुल आइडेंटिकल है। बोथ विल गिव द सेम ओसाजोन। सिमिलरली CH2OH, C डबल बॉन्डेड O, CH2OH, OHH,
HOH, HOH फ्रुक्टोज कहलाता है। ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो या फ्रुक्टोज हो, all the three will give the same osazone because the reaction only happens on first carbon and second carbon. Third carbon onwards, if the configuration is same, then we will get the same osazone formation. कॉपी करो क्लियरली, हर स्टेप समझ के। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आपका काम यहां पे खत्म नहीं होता है। आपका दो काम बच जाता है। ट्यूटोरियल शीट से पूरा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, जो मेरे को नहीं आता, ये आपको खुद से पढ़ना है। बिल्कुल थियोरिटिकल है। किससे पढ़ना है? ट्यूटोरियल शीट से। सेकेंड थिंग, सेम चीज आपको खुद से पढ़ना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। पूरा थियोरिटिकल चीज है, टर्म्स मुझे याद नहीं रहते, इसलिए मैं इसको पढ़ाता भी नहीं। शायद उधर भी पढ़ाई नहीं होगा, जहां तक मैं आरडी सर को जानता हूं वहां तक मेरे को ही पता है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा थियोरिटिकल चीज है, इसको खुद से पढ़ के तुम समझ लोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता, वो क्या क्या चीज से बना होता है, देयर यूनिट, देयर स्ट्रक्चर, यही सब चीज आपको पढ़ना है। उसमें दिमाग लगता ही नहीं, सिर्फ पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा और याद कर लेना है। और एक और बात हम क्लियरली तुमको बोल दें, डीएनए, आरएनए, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, जो हम लोग ऑर्गेनिक के लास्ट में पढ़ते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईटी जेईई। हर साल सवाल आता है और आएगा भी तुम्हारे टाइम पे। ये टॉपिक को हल्के में मत लेना। सिर्फ आपका काम है एनसीईआरटी से बढ़िया से थॉरली पढ़ के एक अपना छोटा नोट्स बना लेना। क्या चीज? अरे वो पूरा बायो पढ़ा देगा यार आके, तो फिर क्या कर लोगे? जितना देखो, वो तो ये सोच के पढ़ाएंगे कि हमको डीएनए पूरा पढ़ाना है, लेकिन उनको ये थोड़ी पता होगा कि किस लेवल का और कहां तक पढ़ाना है। हो सकता है पढ़ाते चले गए जो तुम्हारा काम का नहीं है। तो तुम ये अपने से पढ़ लो ना, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है। सोडियम के रिएक्शंस अगर जानने हैं तो उसको पढ़ा भी सकता है ना, कि कोई पढ़ाएगा तभी जानेंगे सोडियम के रिएक्शन। पानी के साथ ये, हाइड्रोजन के साथ ये, अमोनिया के साथ ये, खुद से करना है, खुद से। हाँ, पढ़ने के बाद जहां समझ में नहीं आया हमसे पूछ लेना। हाँ, लेकिन अभी हम पॉलीमर तक हम पढ़ाएंगे। हम इन जनरल बोल रहे थे कि ये सब चीज आपको एक बार और पढ़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट में तो कोई चीज छूटा नहीं, हम पढ़ा दिए। जितना पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा आएगा भी नहीं आईटी में। म्यूटा रोटेशन पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पता होना चाहिए, सारे डाइसाइक्राइड के यूनिट्स पता होना चाहिए। व्हाट इज अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, विच काइंड ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा बीटा, सब पढ़ लिए हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 रिएक्शन, ओसाजोन फॉर्मेशन। कॉपी करो जल्दी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड। क्या हुआ? टेस्ट पेपर? अभी अल्टीमेट आदमी को पहले बताना चाहिए था ना। हमको क्या पता कि टेस्ट वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। टेस्ट हुआ है था कल? क्या मेंस की एडवांस? मेंस हुआ, अगले क्लास में कर देंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं, एडवांस हुआ होता तो करना पड़ता ना। देखो, अमीनो एसिड्स आर बेसिकली the main constituent of proteins, main constituent of the nucleic acids, DNA, RNA। अमीनो एसिड बहुत ही वाइटल, मैंने बोला जाता है वाइटल थिंग है, विच इज प्रेजेंट इन नेचर। और प्रोटीन्स का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड। बेसिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। जब आप इसका थियरी पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा कि देयर आर 3 टाइप्स, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल।
3 कैटेगरी में बांटा गया है। खैर उस पर भी हम आके तुमको अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, R C NH2 H 1 2 3 और यहीं पे लगा हुआ है मान ले C डबल बॉन्डेड O OH, अमीनो एसिड। मॉलिक्यूल में अमीन पार्ट भी होगा और एसिड पार्ट भी होगा। सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अमीनो एसिड विच आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। ऑब्वियसली सब कुछ प्रोटीन से ही बना है, चाहे वो सेल हो, सेल से अगर तुम शुरू हो गए तो सब कुछ प्रोटीन ही है। Therefore द वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर हम लोग कह सकते हैं। खैर जिस मॉलिक्यूल में COOH हो और NH2 हो उसे हम लोग कहेंगे अमीनो एसिड। अगर RH हो गया, सबसे छोटा अमीनो एसिड, अगर RH हो गया तो ये क्या बन जाएगा, NH2CH2 C डबल बॉन्डेड OOH, the smallest protein which is optically inactive. There are no chiral center, optically inactive, और इसी smallest protein को हम लोग कहते हैं ग्लाइसीन। ये हमारे नेचर में अवेलेबल है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन अमीनो एसिड वी से, दैट इज ग्लाइसीन। ग्लाइसीन CH2 NH2 C डबल बॉन्डेड OOH विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। हर प्रोटीन का नाम को हम लोग 3 लेटर में एब्रिविएट कर देते हैं। जैसे ग्लाइसीन है ना, ग्लाइसीन इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्लाई, GLY कहीं भी लिखा रहेगा हम समझ जाएंगे कि ये ग्लाइसीन है। अगर RCH3 हो गया तो ये बन जाएगा CH3 CH NH2 C डबल बॉन्डेड OOH, इसका नाम है एलानीन। एलानीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्वियसली कायरल सेंटर अब शुरू, इसको हम लोग बोल देते हैं एला, ALA। तो ट्यूटोरियल शीट के अमीनो एसिड का पहला पेज में आप 20 अमीनो एसिड का नाम, स्ट्रक्चर और एब्रिविएशन देखोगे। 20 को रटना आवश्यक नहीं है, पहला 3-4 याद रखना। बात समझ में आ रहा है? पहला 3-4 जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, बस ये 3-4 कॉमन जो होते हैं वो आपको याद रखना है। बाकी 20 के 20 पूरा रटने का जरूरत नहीं है। सवाल में आएगा तो स्ट्रक्चर क्लियरली गिवन होगा। जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे ना, तो RC डबल बॉन्डेड OOH किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का K वैल्यू जो होता था वो 10 to the power -5 के ऑर्डर में होता। एसिटिक एसिड 1.8 into 10 to the power -5, यानी कि क्योंकि हम पूरा यही वैल्यू से चला, 10 की पावर -5। रिमेंबर, तो कोई भी अमीनो एसिड ऑब्वियसली दे आर वाटर सॉल्युबल, इट कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विद द वाटर, ऑल अमीनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। वाटर में जब हम लोग इसका सोल्यूशन को घोल के बनाए और उसका हम लोग K वैल्यू पता किए, K वैल्यू उस सोल्यूशन का पता किए, तो K वैल्यू जो आया, K वैल्यू फॉर सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, ये आया लगभग 10 to the power -10। हमें समझ में नहीं आया कि यार एक्सपेक्टेड एसिडिक ग्रुप इज प्रेजेंट, 10 to the power -5 के ऑर्डर में आना चाहिए था K का वैल्यू, लेकिन अमीनो एसिड का K का वैल्यू 10 to the power -10 के ऑर्डर में होता है। तब हम लोग फिर सोचे कि भाई इस पे ऐसा क्या चक्कर है कि अमीनो एसिड का सोल्यूशन का K वैल्यू 10 to the power -10 के ऑर्डर में आ रहा। तब वहीं से हम लोग एक पहला कंक्लूजन निकाले कि देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर व्हिच हैपेंस इन द अमीनो एसिड। इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर हैपेंस इन अमीनो एसिड। क्या होता है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये लोन पेयर यहीं से एक H+ गेन करके इसे कन्वर्ट करता है RH, खुद को बना लेता है NH3 पॉजिटिव और इसे चेंज कर देता है C डबल बॉन्डेड OO-।
और बिल्कुल करेक्ट बात है, जीओसी के हिसाब से RNH3 प्लस का जो K वैल्यू होता है वो 10 to the power -10 के ऑर्डर में होता है। RNH3 प्लस का जो K वैल्यू होता है वो 10 to the power -10 के ऑर्डर में होता है। तो जरूर अमीनो एसिड में भी RNH3 प्लस होगा। कहां से आया प्लस? वो एसिड से ही एक H प्लस गेन करके खुद को प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखता है। और यही कारण है कि हर अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड ज्विटर आयन। दिस फॉर्म इज कॉल्ड ज्विटर आयन। कटायन और अनायन दोनों फॉर्म है। तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन, देयरफॉर के बराबर नहीं आता, बट इट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज 10 to the power -10 के ऑर्डर में। अगले क्लास में इसी का हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से निकलेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ में आ रहा है? चलो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।